हेलो नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जी के भाई माला राम सर पर। देखियो, हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हमारा 21 और 22 अक्टूबर को है। उसी को देखते हुए हमारी पूरी टीम ने अपने अपने सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट शुरू किए थे। मैं आपको मैथ के लगातार मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। हमारा मैथ में मॉक टेस्ट नंबर 6 होगा। लेकिन एक इस मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो आज का हमारा मॉक टेस्ट होगा ये पूरे सिलेबस का होगा। यानी एसएससी ने जितना भी मैथ का सिलेबस दिया है उस पूरे सिलेबस में से हर चैप्टर में से क्वेश्चन उठाया गया है। और क्वेश्चन भी वे हैं जो पीछे पूछे गए हैं, प्लस जिनकी इस एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आज क्लास में हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे। कितने? 20। और हमारे पास एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जिस टाइप के हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए आज का मॉक टेस्ट बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप आज का मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देखना है। और हमारा मैथ का ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है। तो आज के हम मॉक टेस्ट की बात करें तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन बने प्रथम विषम संख्याओं के योग का, जब भी हमारे पास प्रथम विषम संख्याओं के योग की बात करें तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर। एन का मतलब हमारे पास जितनी संख्या है संख्याओं का वर्ग। संख्या हमारे पास कितनी है? 20। तो हमें 20 का क्या करना है? वर्ग। और 20 का वर्ग कितना बनेगा? 400। कितना बनेगा? 400। तो जब हमसे पूछा गया कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा तो हमारे पास कितना बनेगा? 400। जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? ठीक होगा। दोबारा से देखिए, जब भी प्रथम विषम संख्याओं के योग की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हमारे पास जितनी संख्या है संख्या का वर्ग। संख्या हमारे पास 20 है तो 20 का वर्ग कितना होगा? 400। जो कि ऑप्शन कौन सा है? सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि 2/3 कोमा 4/9 और कोमा 5/3 का एलसीएम हमसे पूछा गया है। एलसीएम। और यह क्वेश्चन एनटीए का सबसे डिमांडेड क्वेश्चन है। पिछले 2-3 साल से हर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, या तो एलसीएम या एचसीएफ। फ्रैक्शन में क्वेश्चन है कि 2/3 4/9 और 5/3। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन हो फ्रैक्शन में या तो पूछा जाएगा एलसीएम या एचसीएफ। जब हम एलसीएम की बात करें तो ऊपर हमारे पास क्या है? 2 4 और 5। अगर एलसीएम की बात करें तो ऊपर हमारे पास अंश है 2 4 5। तो 2 4 5 का हम क्या लेंगे? 2 4 5 का हम लेंगे एलसीएम। और नीचे हमारे पास है 3 6 और 3 9 और 3। इसका हम क्या लेंगे? इसका हम एचसीएफ लेंगे। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। जब हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर हमारे पास जो अंश होते हैं अंश का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना हो। हमारे पास कितने हैं? 2 4 और 5। तो 2 और 4 और 5 का हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। और नीचे हमारे पास है 3 9 और 3। 3 9 और 3। तो 3 और 9 3 का हम क्या लेंगे? एचसीएफ। अगर क्वेश्चन हमारे पास एचसीएफ का होता तो ऊपर हम एचसीएफ निकालते, नीचे क्या करते? एलसीएम। तो 2 4 और 5 का हमारे पास एलसीएम कितना होता है? 20। 20 क्यों होता है 20? देखो, 5 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। और एलसीएम क्या होता है? तो सभी संख्याओं से कटे। तो हमारे पास 5 4 और 2 का एलसीएम होगा 20 बटे नीचे हमारे पास 3 9 3। 3 9 3 इनका हमें क्या निकालना है? हमें एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सभी संख्याओं में हमारे पास जो कॉमन हो। तो 3 9 और 3 में हमारे पास कॉमन क्या है? 3। तो इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन है 2/3 4/9 और 5/3 का एलसीएम कितना होगा? 20/3। और 20/3 हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन ठीक होगा। मैं फिर से बताऊं कि यह क्वेश्चन एनटीए के इस बार बहुत ज़्यादा डिमांडेड होने वाला है। हमारे पास 4 शिफ्ट होंगी तो 4 शिफ्ट में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो एचसीएफ का हो चाहे एलसीएम का। तो हमें ध्यान देना, जब एलसीएम की बात करें तो ऊपर हमारे पास जो अंश होते हैं उन सभी का हम एलसीएम लेंगे, नीचे क्या लेंगे? एचसीएफ। अगर क्वेश्चन एचसीएफ में आए तो ऊपर हम लेंगे एचसीएफ और नीचे क्या लेंगे? एलसीएम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20/3। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यह भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है कि 0.77 लगातार आ रहा है, डेसिमल के बाद में 7 लगातार आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.7 बार। 0.7 बार। बार का मतलब है कि 7 खुद को बार बार रिपीट
कर रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक है, हमारे पास ऊपर अंक क्या है 7, हमें सबसे पहले लिखना है 7, क्या लिखना है 7, उसके बाद बटे, उसके बाद हमें देखना है कि ऊपर हमारे पास बार कितने अंक पर है। तो हमने देखा कि बार केवल एक अंक पर है और अंक हमारा 7 है। अगर बार एक अंक पर है तो नीचे हम कितना करेंगे 9 करेंगे, कितना करेंगे 9। अगर बार ऊपर 2 अंक पर होता तो हम कितना करते 99 करते, 3 हो तो 999। तो इस तरह से हमारे पास 0.7 बार का क्या आंसर बनेगा 7/9, जो कि ऑप्शन कौन सा है पहला। देखो दोबारा से देखो कि 0.7 बार है, बार मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 7 हमारा बार बार आ रहा है। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है 7, उसके बाद हमें देखना कि ऊपर हमारे पास अंक 7 है और 7 है तो बार केवल 7 पर है। अगर एक अंक पर बार हो तो नीचे भी हम कितना 9 करेंगे एक, तो इसका राइट कितना बनेगा 7/9। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि 23,424 प्लस, उसके बाद में ये संख्या यानी हमारे पास संख्या है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन सभी का हमारे पास जोड़ है और हमें लास्ट में इनका क्या निकालना है, इनका हमें निकालना इकाई अंक। हमारे पास क्या है 234 प्लस उसके बाद हमारे पास है 986 54 प्लस उसके बाद हमारे पास है 98 65 432 और प्लस लास्ट में हमारे पास क्या है 896 432। इनमें हमें इकाई अंक निकालना है, क्या निकालना इकाई अंक। अब देखो कितना डरावना सा क्वेश्चन हमें लग रहा है, लेकिन हम अगर ध्यान देंगे तो केवल 2 से 3 सेकंड में इसमें इकाई अंक बता सकते हैं। हमें बात अगर इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो हमें इकाई अंक देखना है कितना है 4, इधर कितना है 2 और यहाँ कितना है 2 और लास्ट में भी कितना है 2। तो बाकी को काट दो, यानी बाकी से हमें कुछ नहीं लेना, केवल इकाई अंक हमें ध्यान रखना है। तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। इसी तरह से अगर हम बात करें ये भी कैंसिल। अब यहाँ हमारे पास इकाई अंक कितना है 4, यहाँ हमारे पास इकाई अंक कितना है 2, यहाँ इकाई अंक कितना है 2 और लास्ट में भी इकाई अंक कितना है 2 और सभी का हमें जोड़ है तो जोड़ करना है। कितना बनेगा 4 2 6 6 2 8 8 2 10, कितना बन रहा है 10 और 10 में भी हमारी इकाई अंक कितना है 0, कितना है 0। तो इसमें हमारी इकाई अंक कितना बनेगा, इकाई अंक हमारा बनेगा 0 और 0 कौन सा ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा ठीक होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि 5.5 गुणा 5.5 माइनस 4.5 गुणा 4.5। कहने का मतलब है कि 5.5 2 बार है, इसी प्रकार 4.5 भी कितनी बार है 2 बार। अगर मैं जो हमारे पास 5.5 उसका अगर मैं a मान लूँ और 4.5 को क्या मान लूँ b, अगर 5.5 को हम क्या मान ले a, इसी तरह 4.5 को हम b मान ले तो हमारे पास बनेगा a गुणा n, ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर और ये हमारे पास क्या बनेगा b स्क्वायर। देखो 5.5 अगर हमने a माना तो a गुणा ये क्या बनेगा a स्क्वायर। इसी प्रकार अगर 4.5 को हमने b माना तो b स्क्वायर बनेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास बनता है a माइनस b और a प्लस b। क्या बनता है a माइनस b और a प्लस b। a का मान है 5.5 माइनस b का मान है 4.5, इसी तरह a का मान है 5.5 प्लस b का मान है 4.5। अब देखो 5.5 में से 4.5 को माइनस करें कितना बचेगा 1, इसी तरह 5.5 में 4.5 जोड़े कितना बढ़ेगा 10 और 10 को 1 से गुणा करें कितना बढ़ेगा 10, यानी राइट आंसर कितना होगा 10 होगा। और 10 कौन सा ऑप्शन है 10, इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या होगा राइट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 छठा क्वेश्चन है कि 3 से 91 तक क्रमागत परागत संख्याओं का औसत। हमारे पास क्रमागत संख्या है। अब देखो क्रमागत हमारे पास परागत संख्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है, सम हो सकती है। जब भी हमारे पास परागत संख्या की बात करें, चाहे संख्या हमारे पास जब भी हमारे पास लगातार संख्याओं की बात करें, चाहे संख्या हमारे पास पराकृत हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, सभी का एक ही फॉर्मूला होता है। यानी हमारे पास 3 से 91 तक है और संख्या कैसी है क्रमागत। तो जब भी क्रमागत संख्याओं की बात करें तो हमारे पास औसत बनता है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस
दूसरी संख्या बटे 2। जब भी क्रमागत यानी लगातार संख्याओं की बात करें, उसके बाद चाहे संख्या सम हो, विषम हो या पराकृत, सभी के लिए एक ही सूत्र होगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। पहली संख्या हमारे पास 3, दूसरी 91 और बटे 2। 91 और 3 कितना बनेगा? 94। और 94 को जब 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 47 बार में। तो 3 से लेकर 91 जो हमारे पास लगातार प्राकृत संख्या हैं, उन सभी का औसत कितना बनेगा? 47, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा? ठीक होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुणी कर दी गई है। हमारे पास एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई को 2 गुणा कर दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। हमारे पास कोई आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में कितने % की वृद्धि है, यानी उसको हम 2 गुणा कर रहे हैं। तो शुरुआत में हमने मान लिया कि जो हमारी लंबाई और चौड़ाई है, हमारे पास जो लंबाई और चौड़ाई है वो शुरुआत में हमारे पास कितनी है? हमने 100% मान ली। अगर हमारे पास वैल्यू नहीं तो हमने क्या मान ली? 100%, ताकि कैलकुलेशन इजी से हो जाए। अब हमारे पास शुरू में लंबाई और चौड़ाई अगर 100% है, तो देखो वो क्या बाद में हो रही है? दुगुनी। तो 100 को हम अगर 2 से गुणा करेंगे कितना बनेगी? 200%। यानी लंबाई और चौड़ाई बढ़कर कितना बन गई? 200% बढ़ गई। अब 100 से अगर 200 होगी, 100 से कितना होगी? 200 होगी। तो दोनों में हमारे पास वृद्धि कितनी की होगी? हमारे पास वृद्धि बनेगी 100% की। कितनी? 100%। यानी लंबाई और चौड़ाई में कितने की वृद्धि है? 100% की वृद्धि है। अब अगर लंबाई और चौड़ाई में 100% की वृद्धि हो, तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो। और जब भी हमारे पास क्षेत्रफल का क्वेश्चन हो, जब भी हमारे पास क्षेत्रफल का क्वेश्चन हो और कमी और वृद्धि की बात करें, तो हमें सक्सेसिव मेथड का यूज करना है। सक्सेसिव मेथड हमारे पास बनता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई बटे 100। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई बटे 100। कितनी है हमारे पास? हमारे पास लंबाई भी 100 बढ़ेगी, चौड़ाई भी 100, प्लस लंबाई भी 100 बढ़ेगी और चौड़ाई भी 100 बटे 100। तो 100 से 100 हमारा होगा कैंसिल। 100 और 100 कितना बनेगा? 200। 200 और 100 ये कितना बनेगा हमारे पास? 300। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब लंबाई और चौड़ाई में अगर 100% की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? 300% की। और 300% कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा? ठीक होगा। देखो अगर दोबारा से रिपीट करें, तो हमारे पास हमने मान लिया कि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है, शुरुआत में हमारे पास 100% है, उसके बाद दोनों हमारे पास 2 गुणा हो रही है। तो 100 का दुगुना कितना बढ़ेगा? 200% बढ़ेगा। अब अगर 100 से 200 हो रहा है, तो कितने की वृद्धि होगी? 100% की। तो वास्तव में लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कितने की है? 100% की। हमें वृद्धि निकालनी है क्षेत्रफल में। तो जब भी हम क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी की बात करें, तो हमें सक्सेसिव मेथड का यूज करना है, जो हमारे पास बनेगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई बटे 100। अब लंबाई का मतलब हमारे पास लंबाई में कितने का वृद्धि है? 100, चौड़ाई में भी 100, तो 100 प्लस 100। इसके बाद लंबाई 100 और चौड़ाई 100 बटे 100। 100 से 100 को हमने क्या कर दिया? कैंसिल। 100 और 100 कितना बढ़ेगा? 200, और 100 ये कितना बढ़ेगा हमारे पास? 300। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की होगी? 300% की। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी ₹10 की 12 की दर से पेंसिलें खरीदता है तथा इन्हें ₹12 की 10 की दर से बेच देता है। इस पर लाभ या हानि %। देखो क्वेश्चन हमारे पास है सीपी और एसपी से। किससे है? सीपी और एसपी से, यानी क्रय और विक्रय से। और क्रय और विक्रय का ये सबसे स्पेशल केस है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है, यानी वस्तुओं और मूल्य का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। हमारे पास क्या है? शुरुआत में कोई आदमी 10 रुपये में 12 पेंसिल खरीदता है। 10 रुपये में 12 पेंसिल खरीदता है। आगे क्या करता है? वह 12 रुपये में 10 पेंसिल बेचता है। तो उसको लाभ या हानि कितने % का हुआ? तो देखो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले लिखना है मूल्य। क्या लिखना है? मूल्य अनुपात वस्तु। मूल्य अनुपात वस्तु। उसके बाद हमारे पास है सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एक हमारे पास एसपी यानी विक्रय मूल्य। अब हम बात करें, शुरुआत में हमारे पास मूल्य कितना है? हमारे पास सीपी है 10, और 10 में कितनी वस्तु खरीदता है? 12। कितनी? 12। इसी तरह आगे हमारे पास है विक्रय मूल्य कितना है? यानी 12 रुपये में बेचता है कितनी वस्तुएं? 10।
इसके बाद हमें देखना है कि इस केस में हमें देखना है कि हमारे पास वस्तुओं की संख्या बराबर है या नहीं है, यानी जितनी वस्तु अगर वो खरीद रहा है उतनी वस्तु बेच रहा है या नहीं। तो ऊपर देखो, ऊपर उसके पास उसने वस्तु कितनी खरीदी 12 और बेच कितनी रहा है 10। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है ताकि उसने जितनी वस्तु खरीदी सभी वस्तुओं को वो बेच दे। तो हमारे पास ऊपर वस्तु 12 और नीचे 10, तो हम 12 करेंगे 5 से तो बनेगा 12 पंजू 60, इसको करेंगे 6 से 10 सिक्के 60, वस्तुओं की संख्या बराबर है। इसको हम किससे करेंगे 5 से, इसको हम किससे करेंगे 6 से। तो हमारे पास देखो वस्तु 12 पंजू 60 यानी उसने 60 वस्तु खरीदी तो 10 सिक्के 60 और 60 वस्तु उसने बेची। अब हमारे पास देखो 60 वस्तु इनका सीपी कितना है, 10 को अगर 5 से करेंगे 50 और एसपी कितना है 12 को 6 से करेंगे 72, यानी वह कर क्या रहा है, उसने वस्तु खरीदी 50 रुपये में और बेची कितने में 72 में। अगर वह 50 रुपये की वस्तु को 72 में बेचेगा, 50 रुपये की वस्तु को 72 में बेचेगा तो उसको लाभ होगा, और लाभ भी कितने का होगा 22 का। क्यों, 72 और 50 में कितने का डिफरेंस है 22 का। अब उसे 22 का लाभ, अब अगर लाभ पूछता तो हम लिखते कि उसको लाभ 22 रुपये का हो, लेकिन हमें निकालना है लाभ परसेंट। अब लाभ किस पर, लाभ परसेंट हो जाए आनी परसेंट, तो किस पर निकलता है सीपी पर, और हमारा सीपी कितना है 50, तो 22/50 और परसेंट के लिए गुणा में कितना लिखेंगे 100%। 50 अगर काटेंगे 2 बार में और 22 को अगर 2 से करेंगे कितना बनेगा 44%। कुल मिलाकर उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ 44% का, जो कि कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। तो इस तरह से पहला ही ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद आगे हम बात करें, आगे हमारे पास है कि 4 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 4 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो जब भी हमारे पास तृतीय अनुपात की बात करें तो हमारे पास तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है 20/a। 20/a का मतलब है जो हमारे पास दूसरी संख्या है उसका हमें वर्ग करना है और उसको भाग देना है कौन संख्या से, पहली संख्या से। दूसरे हमारे पास 6 है तो हम 6 का वर्ग करेंगे और 4 से क्या देंगे भाग, 6 का होता है 36 और बटे 4, तो 4 एकम 4 और 4 नाम 36, कितना बनेगा 9। तो 4 और 6 का तृतीय अनुपात कितना बनेगा 9, और 9 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 9 हमारा ऑप्शन इसमें पहला ही है। तो इस तरह से पहला ही ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद हम आगे 10वें क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आगे 10वां क्वेश्चन है कि राम श्याम और विकास ने, यहाँ पर बनेगा राम श्याम और विकास ने रुपए 2700, 8100 और 7200 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यानी 3 फ्रेंड हैं, 3 आदमी हैं, राम श्याम और विकास, वे एक साथ किसी व्यापार को शुरुआत करते हैं जिसमें शुरुआत में राम ने कितने पैसे लगाए 2700, श्याम ने लगाए 8100 और विकास ने कितने 7200। आगे कह रहा है कि वर्ष के अंत में श्याम ने रुपए 3600 का लाभ कमाया। यानी अगर वर्ष के अंत में जो हमारे पास राम है उसने 3600 रुपये का लाभ कमाया तो उनका कुल लाभ कितना था, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, राम श्याम और विकास। सबसे पहले इन्होंने व्यापार में जितने पैसे लगाए उन सभी का हमें सबसे पहले अनुपात निकालना है। क्या निकालना अनुपात, तो राम ने लगाए 2700, श्याम ने लगाए कितने 8100 और विकास ने लगाए 7200। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, उसके बाद 9 से ये 3 बार में, ये कटेगा 9 बार में और ये कटेगा 8 बार में। यानी जो राम श्याम और विकास ने व्यापार में शुरुआत में जो पैसे लगाए उनका अनुपात कितना है 3 9 और 8। अब हमें पूछ रहा है कि अंत में उन सभी का लाभ कितना था, तो जब कुल लाभ की बात करें तो हमें क्या करना, ऊपर हमें करना है जो भी हमारे पास हैं सभी अनुपात का हमें योग करना है, क्या करना है योग। नीचे हमारे पास लाभ किसने कमाया, श्याम ने, तो नीचे हमें श्याम का अनुपात लिखना है। किसका अनुपात, श्याम का अनुपात, और गुणा लिखना है कि श्याम ने कितने पैसे कमाए। तो देखो सबसे पहले ऊपर हमें सभी का अनुपात करना है, अनुपात का योग, तो सभी का योग बनेगा 8 और 9 17 और 17 और 3 20, यानी सभी की अनुपात कितना बनेगा 20। उसके बाद हमें देखना है कि लाभ किसने कमाया है, क्वेश्चन में श्याम ने कमाया है, तो नीचे हम जो श्याम का अनुपात है उसको लिखेंगे। श्याम का अनुपात हमारे पास कितना है 9, तो हम लिखेंगे 20/9। जब इसने ये 9 का
यानी 9 का लाभ कमाया, सॉरी इसने 9 रुपये लगाए तो इसने कितने का लाभ कमाया 3600 का, तो गुणा कितना करेंगे 3600, 9 से काटेंगे 4 बार में, ये हमारे पास बनेगा 20 गुणा 400, 20 गुणा 400 तो कितना बनेगा 8000, कितना 8000। हम कह सकते हैं कि तीनों ने कुल मिलाकर कितना लाभ कमाया 8000, जो कौन सा ऑप्शन है, जो हमारा पहला ऑप्शन है। देखो दोबारा से देखें, राम श्याम और विकास ने शुरुआत में पैसे लगाए, उन सभी का अनुपात है 3, 9 और 8। अब श्याम कह रहा है कि श्याम वर्ष के अंत में 3600 रुपये का लाभ कमाता है, हमें तीनों का लाभ बताना है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन बने, सबसे पहले हमारे पास जो शुरुआत में इन तीनों ने पैसा लगाया उन सभी का अनुपात का योग करना है, वो हमारे पास बनेगा 8, 9, 17 और 3, 20। उसके बाद करना क्या है, 20 नीचे हमें करना है कि किस आदमी ने लाभ कमाए, तो हमारे पास है श्याम, और श्याम ने शुरुआत में कितने लगाए 9, तो 20/9 और गुणा उसने कितना लाभ कमाया 3600, तो गुणा कितना करेंगे 3600। इस प्रकार हमारा कुल लाभ निकला जो कि कौन सा है 8000। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात है 13:15। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 13:15 है, तथा 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 6:7 था। तो उनकी आयु का अंतर कितना है, हमारे पास एज का क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि जो वर्तमान में है राम और श्याम, उनकी आयु का अनुपात कितना है, वो 13:15 है, 13:15। तो दोनों के साथ हम एक कॉमन नंबर लेते हैं, हमने ले लिया x, यानी वो अब फिलहाल में राम की आयु है 13x और श्याम कितनी है 15x। दोनों के अगर अनुपात की बात करें तो हमने लिख लिया 13x, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, तो 13x/15x, कितना अनुपात है 13x/15x। अब कह रहा है 5 साल पहले, अब देखो अगर पहले की बात करेगा तो एज में क्या होता है, एज में कमी होती है, और बाद की बात करता है तो वृद्धि होती है। अब कमी कितने की हो रही है 5 की, अगर 5 साल की बात करेगा तो दोनों की उम्र में कितनी उम्र कम होगी 5 साल। अब 5 वर्ष पहले की बात है तो फिलहाल में राम की अगर 13x, तो 5 साल पहले थी 13x - 5 और इसकी थी 15x - 5। इसके बाद जब ये हमारे पास कंडीशन है 5 साल पहले की, तो हमारे पास अनुपात कितना है 6:7, इसको हम लिख सकते हैं 6/7। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्तमान 13:15, हमने लिख लिया 13x है राम की और श्याम की है 15x, अनुपात का मतलब डिवाइड, तो होगा 13x/15x। उसके बाद 5 साल पहले की बात कर रहा है, जब भी पहले की बात करेगा तो हम एज माइनस करेंगे, तो बनेगा 13x - 15x, और ये किसके बराबर है 6/7। इसके बाद इसकी वजर गुणा करेंगे, 13 को अगर 7 से करेंगे 91, 13 को 5 को 7 से करेंगे 35, उसके बाद 15 को 6 से करेंगे 90, और 5 को अगर 6 से करेंगे 30। अब हमारे पास 91x है, 90 इस साइड माइनस होगा, तो 91 से 90 को कम करेंगे कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा x। इसी तरह अब हमारे पास है माइनस का 30 और ये बनेगा प्लस का 35, तो हमारे पास बनेगा x बराबर कितना बनेगा, x बराबर माइनस के 30 और प्लस के 35, कितना बचेगा प्लस का 5। तो हमारे पास x का मान कितना है, x का मान हमारे पास 5 है। हमें दोनों का अंतर निकालना है, अंतर की बात करेंगे तो 15x में जब हम 13x को माइनस करें कितना बचेगा 2x, कितना 2x, और x का मान हमारे पास 5 है, तो 5 दूनी 10, यानी दोनों की आयु में कितने का अंतर है, दोनों की आयु में अंतर बनेगा 10 वर्ष का, और 10 हमारा ऑप्शन है, 10 हमारा ऑप्शन है दूसरा, तो दूसरा ही ऑप्शन इसका क्या होगा ठीक होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, उसी काम को बी कर रहा है 12 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में, वह तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कह रहा है कि अगर वे तीनों एक साथ उसी काम को करने में लग जाएं तो हमारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ए, बी और सी तीन है, ए, बी और सी। एक कितने दिन में करता है, एक करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। तो दिनों की संख्या है 10, 12 और 15। सबसे पहले हमें निकालना है कि उन्हें कुल कितना कार्य करना है। तो जब भी कुल कार्य की बात करते हैं तो हम तीनों का लेंगे एलसीएम, तीनों का एलसीएम लेंगे। 10, 12 और 15 का हमारे पास एलसीएम बनता है 60। 60 क्यों बना,
कि ये 15 से भी कटता है, 12 से भी कटता है और 10 से भी। अब देखो हमारे पास कुल कार्य है 60। अब जो 60 कार्य है ए उसको कितने दिन में करता है, 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। अब सबसे पहले हमें निकालना है इनके एक दिन का कार्य, यानी हम क्षमता की बात करेंगे। क्षमता का मतलब है एक दिन का काम। तो जब एक दिन के काम की बात करेंगे तो हमारे पास जो कार्य है क्या है, कार्य है, कार्य को हम समय से क्या देंगे, भाग देंगे। तो हमारे पास देखो ये जो 60 काम है वो 10 दिन में करता है। एक दिन की अगर बात करेंगे तो 60 को अगर 10 से भाग देंगे कितना काम करेगा, एक दिन में 6 करेगा। इसी तरह अगर बी के एक दिन की बात करें, 60 को अगर 12 से भाग देंगे कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। इसी तरह सी के भी एक दिन की बात करें तो 60 को 15 से भाग देंगे कितना काम करेगा, 4। यानी ए एक दिन में कितने काम करता है, 6, बी कितना करता है 5 और सी कितना करता है 4। अगर तीनों से हम एक दिन का काम निकालें, तीनों से अगर हम एक दिन का काम निकालें तो कितना करेंगे, कि हमारे पास है 6, 5 और 4, तो ये बनेगा 6, 5, 11 और 4, 15। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। हमें पूरा काम करवाना है, पूरा हमारा काम कितना है 60, पूरा काम कितना है 60। तो हमें समय निकालना है। तो जब भी हम समय की बात करेंगे तो समय हमारा निकलेगा, कुल कार्य को हम क्षमता से कह देंगे भाग, तो कुल हमारा कार्य कितना है 60। और तीनों की एक दिन की क्षमता है 15, 15 से अगर 60 को काटेंगे कितने बार में, 4 बार में। यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 4 दिन में। और 4 हमारा कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। इस तरह से पहला ही ऑप्शन क्या होगा इसका, ठीक होगा। आगे हम बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, ए नल किसी टंकी को 6 घंटों में भर सकता है जबकि बी उसी को 8 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर उसे कितने घंटों में भरेंगे। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमारे पास ए नल हो कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में, और बी भरता है 8 घंटों में। दोनों से अगर साथ हमें काम करवाना है तो जब भी हमारे पास दो हो, चाहे वो समय और कार्य की बात करें, नल और टंकी की बात करें, जब भी हमारे पास दो चीज़ एक साथ लगातार काम करे तो उसका हमारे पास शॉर्ट होता है ए बी बटे ए प्लस बी, ए बी बटे ए प्लस बी। अब ए हमारा कितना है 6, बी हमारे पास 8, ए 6 और बी 8, कितना बनेगा, 6 को 8 से करेंगे 48, और ये हमारे पास कितना बनेगा 8 और 6 14, 2 से काटेंगे कितना बनेगा 7 और 2 से काटेंगे 24। एंड दोनों मिलकर उसे कितने घंटे में भरेंगे, उसको भरेंगे 24/7 घंटे में, 24/7 घंटे में। ये हमारा शॉर्ट है, पहला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक, इस तरह से नहीं करें तो देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं, एक का हमारे पास 6 घंटे में भरता है, बी कितने में 8 घंटे में। सबसे पहले अगर हम कुल अगर टंकी की क्षमता की बात करेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, हमारे पास बनता है 24। उसके बाद अब ये 24 को 6 घंटे में भरता है, अगर 1 घंटे की बात करें 24 को अगर 6 से भाग देंगे 4 और 8, ये बनेगा 3। अब दोनों 1 घंटे में कितना भरते हैं, 4 और 3 7, 4 और 3 7। हमें भरवाना कितना है 24, तो 24 को हम कितने से भाग देंगे 7, तो वही हमारे पास कितना समय बनेगा 24/7 घंटे, जो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि कोई धन 10% की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाता है। हमारे पास कोई धन है जिसकी दर कितनी है 10%, तो खुद का 2 गुना हो जाता है, तो उसी समय में कितने प्रतिशत दर से समय का वह 5 गुना होगा। हमें निकालना है कि हमारी पास दर अगर वही है तो कितने समय में खुद का 5% होगा। अब देखो, अब सबसे पहले हम जब भी हम धन की बात करते हैं, धन को हम कहते हैं मूलधन, यानी हमारे पास कोई धन क्या है, मूलधन। हमने मान लिया कि हमारे पास शुरुआत में मूलधन 1 है, कितना है 1 है। अब वो कितना हो रहा है, वो 2 गुना हो रहा है। अब 1 का 2 गुना कितना होता है 2। अब 1 से अगर ये 2 हुआ तो राशि बढ़ी, और जो बढ़ी हुई राशि हमें क्या मिलती है, मिश्र धन मिलती है। तो हमारा मूलधन 1 से 2 हुआ, 2 हमारा क्या है, मिश्र धन। अब हमें निकालना, इसके बाद इसमें ऐसा यानी साधारण ब्याज निकालना है। अब साधारण ब्याज हमारे पास होता है मिश्र धन और मूलधन का अंतर। मिश्र धन हमारे पास 2 है, मूलधन 1 है, तो 2 में से 1, यानी हमारा साधारण ब्याज कितना 1। यानी कहने का मतलब है जब हमारे पास मूलधन 1 से 2 हुआ तो हमें साधारण ब्याज कितना मिला, 1 मिला। और किस दर पर मिला, 10% पर। यानी जब हमने 1 रुपये का लाभ, 1 रुपये का ब्याज कमाया तो उसकी दर कितनी है 10%। इसी प्रकार आगे कितना गुना हो रहा है 5। अब 1 से अगर 5 होगा तो 5
5 को अगर 1 से गुणा करेंगे 5, तो हमारे पास मिश्र धन सेकंड केस में 5 बनेगा। हमें ऐसा ही सेकंड केस में अगर निकालना हो तो वही काम, मिश्र धन में से हम किसको माइनस करेंगे, मूलधन को, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4। इस बार हमारे पास ब्याज कितना है, 4 है। अब हमारे पास 1 की वैल्यू अगर 10, अगर 1 से हम 4 बनाना चाहिए तो कितने से गुणा करेंगे, 4 से। तो इसको जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारी दर कितनी होगी, हमारी दर होगी 40%। इस प्रकार 40% सही आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन है। एक तो हमारे पास ये है। इसके बाद इसका एक शॉर्ट भी होता है। अगर इसमें हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट क्या होता है, हमें देखो एक दर दे रखी है और दूसरी दर की बात करें तो हमारे पास शॉर्ट होता है R2 बराबर N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 और गुणा R1। जब भी हमारे पास एक दर हो, दूसरी अगर दर की बात करें तो हमारे पास बनता है R2 बराबर N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 गुणा R1। अब N2 का मतलब है सेकंड केस में कितना गुणा चाहिए, हमें 5 गुणा चाहिए। तो हमारे पास N2 का मान कितना है, 5 है। N1 हमारे पास कितना है, 2। शुरुआत में 2 गुणा है तो N1 का मान 2, N2 का मान 5 और R1 कितनी है, 10। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो R2 बराबर हमारे पास N2 कितना गुणा 5 माइनस 1, N1 हमारे पास 2 माइनस 1 और R1 कितनी है, 10। ये बचेगा 4, 1 और 10, और 4 को अगर 10 से करें कितना बनेगा, वही हमारे पास कितना बनेगा, 40। तो हमारी दर कितना बनेगी, 40%। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक कार A से B तक, यानी कोई कार है जो कि A स्थान से B स्थान तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, और तथा वापस B से A 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। तो हमें निकालनी है औसत चाल। क्या निकालनी है, औसत चाल। अब जब भी हम औसत चाल की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, औसत चाल, तो औसत चाल हमारे पास होती है 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो x का मतलब क्या है, x का मतलब है कि वो कितनी स्पीड से जा रही है। x का मतलब क्या है, वो जाते समय उसकी स्पीड क्या है, और y का मतलब है वापस आते समय उसकी स्पीड क्या है। तो जाते समय उसकी स्पीड 20 है तो x का मान 20 है, वापस आते समय उसकी स्पीड अगर 30 है तो y का मान है 30। तो 2x का मान 20 और y का मान कितना है, 30। इसी तरह x का मान 20 और y का मान 30। अभी हमारे पास बनेगा कि 2 गुणा 20 गुणा 30, और 20 और 30 कितना बनेगा, 50। तो 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी 8, और 8 को 3 से करेंगे कितना, 24। तो उसकी चाल कितना बढ़ेगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना बढ़ेगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो कि कौन सा ऑप्शन है, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। तो कार की औसत चाल बढ़ेगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले हमारे पास क्वेश्चन है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, हमारे पास एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी, 150 मीटर, 50/3 मीटर पर सेकंड की चाल से 50/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर एक खंबे को कितने सेकंड में पार कर लेगी। हमारे पास कोई एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 150 मीटर और उसकी चाल है 50/3 मीटर पर सेकंड। उसको एक खंबे को पार करना है, एक पोल को पार करना है। तो जब भी देखो, जब भी रेलगाड़ी को किसी आदमी या किसी खंबे, किसी पोल को पार करना है तो वह खुद की लंबाई को पार करती है। तो उस जब खंबे को वह पार करती होगी तो वह उसमें कितना समय लेगी। तो हमें समय निकालना है, और समय का हमारे पास सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पोल या खंबे को पार करती है तो वह खुद की लंबाई को पार करती है। तो हमारा समय बराबर बनेगा दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास 150 और चाल हमारी है 50/3। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 को हम 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 3 ऊपर 3 से जाकर गुणा हो कितना बनेगा, 3 गुणा 3 यानी कितना बनेगा, 9 सेकंड। तो उस खंबे को वह कितने सेकंड में पार करेगी, 9 सेकंड में। कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। और 9 सेकंड कौन सा ऑप्शन है, 9 सेकंड हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा,
राइट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक नाव की धारा के साथ, एक नाव की धारा के साथ चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की विपरीत कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें निकालनी है नाव की चाल, नाव की चाल। देखो जो हमारे पास एक नाव है उसकी धारा के साथ चाल कितनी है, धारा के साथ चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालनी है नाव की चाल। क्या निकालनी है हमें, नाव की चाल। तो जब भी नाव की चाल की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बटे 2, एक्स प्लस वाई बटे 2। एक्स का मतलब क्या है, धारा के साथ चाल, x का मतलब क्या है, धारा के साथ चाल, और y का मतलब है धारा के विपरीत चाल। तो धारा के सात चाल कितनी है 8 और विपरीत कितनी है 6 और बटे 2। तो 8 और 6 कितना बनेगा 14 बटे 2, और 14 को 2 से काटेंगे 7, यानी हमारे पास नाव की चाल कितनी बनेगी, नाव की चाल हमारे पास बनेगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या कितनी है, वो 21 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमें गोले का आयतन निकालना है। गोले का हमारे पास आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान होता है 22/7। हमारे पास आर का मान 21 और कितनी बार रखना है, 3 बार। तो 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 से काटेंगे 3 बार में, 3 से 3 कैंसिल। 22 को अगर 4 से करेंगे 22 चौक 88, और भाई 21 को अगर 21 से करेंगे 441। अब हमें 441 को किससे गुणा करना है, 88 से। जब हम 441 को 88 से गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम 441 को 88 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमारा पहला ऑप्शन है 38,800 घन सेंटीमीटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, पहले हमारे पास रैखिक समीकरण है 4x + 3y = 2। उसके बाद दूसरी हमारे पास है 8x + 6y = 4। इसमें हमें बताना है कि इसके हल कितने हैं, इसके हल कितने हैं। जब भी हमारे पास हल की बात करें तो ऊपर हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट उसको हमें a1 मानना है, इसको हमें मानना है b1, और कांस्टेंट का हमें c1। इसी तरह इसको हमें मानकर चलना है a2, इसको मानना है b2, और इसको क्या मानना है c2। इसके बाद हमें इन सभी का अनुपात निकालना है, यानी a1/a2, a1/a2। अब a1/a2 की बात करेंगे तो 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बनेगा 1/2। उसके बाद b1/b2 कितना बनेगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और c1/c2 कितना है 2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो सभी का अनुपात हमारे पास है 1/2, 1/2, यानी हमारे पास बना कि जो a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। ठीक, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इसमें 3 केस होते हैं। एक हमारे पास ये भी बनता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। एक हमारे पास इसमें दूसरा बनता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। इसमें 3 केस बनते हैं। जब भी हम हल की बात करते हैं, तीनों की हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास यह केस बने कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इस केस में हमारे पास अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है। अगर हमारे पास यह बने a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, इस केस में हमारे पास कोई हल नहीं बनता, यानी कोई हल नहीं होता। और तीसरा हमारे पास है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इस केस में हमारे पास होते हैं अनेक हल। कितने हल, अनेक हल भी मिल सकता है ऑप्शन में, और ऑप्शन में अनंत हल भी मिल सकता है। तो हमारे पास क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। हमारे पास क्या बनेगा अनेक हल या अनंत हल, और जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन है डी। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। मैंने तीनों इसकी प्रॉपर्टी बता दी।
तो ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। इसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण ये बनेगा के एक्स स्क्र, यदि समीकरण के एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 3 के बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है। हमारे पास एक समीकरण है के एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 3 के बराबर 0। इसमें कहा गया है कि जो हमारे पास मूलों का योग और गुणनफल वो बराबर है, तो हमें k का मान निकालना है। तो जब भी हम दी गए समीकरण की बात करें तो उसमें हमारे पास जो मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए और गुणनफल हमारे पास होता है सी अपॉन ए। अब देखो b का मतलब क्या है, हमारा x का कोफिशिएंट, a का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c का मतलब हमारे पास जो कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास बराबर है योगफल और गुणनफल, तो योगफल हमारे पास बढ़ेगा माइनस बी अपॉन ए। अब b हमारे पास कितना है माइनस का, अच्छा है, और हमें बाहर भी साइन माइनस, तो माइनस माइनस क्या बनेगा ये प्लस, बटे हमारे पास a कितना है, ए हमारे पास है के, ये बराबर है गुणनफल के, गुणनफल हमारे पास सी अपॉन ए, सी हमारे पास कांस्टेंट कितना है 3 के, और बटे ए कितना हमारे पास है के। तो के से क्या हमारा कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस तरह हमारा के का मान कितना बना, तो के का मान हमारा बना 2। तो के का मान कितना होगा 2, और 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 2 हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी, और इसी तरह की क्लास देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास दे सकें और आप अधिक से अधिक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।